Welcome to my channel. Today I am going to start a new series for class 11th और टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ये हम आज पढ़ने वाले हैं और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लासिकल मैकेनिक्स इज अ स्टार्ट फ्रॉम जॉन डाल्टन, जिन्होंने कहा कि ऑल मैटर वॉज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जिन्होंने कहा था कि सारे जितना भी मैटर होता है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं और उन्हें कहा जाता है एटम, जो कि सॉलिड होता है, हार्ड होता है एंड इनकैपेबल ऑफ सब डिवीज़न, मतलब उसका सब डिवीज़न नहीं किया जा सकता। लेकिन 19th सेंचुरी के एंड में ये माना जाने लगा कि इसके अंदर स्टिल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं और इन स्मॉल पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कहा गया। स्टूडेंट्स, वीडियो के एंड में कमेंट्स में बताइए कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की। अब ये जो स्मॉल पार्टिकल्स है, इनके अलावा भी बहुत से पार्टिकल्स हैं, लेकिन ये जो पार्टिकल थे, इन पार्टिकल्स को फंडामेंटल पार्टिकल कहा गया और इन्हीं के बेस पे एटम की स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया कि इन तीनों से मिलकर बना होता है एटम। इसके अलावा और भी साइंटिस्ट आए जिन्होंने, जैसे जे थॉमसन, उसके बाद रदरफोर्ड, फिर मोजले डिटरमाइनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर, बोहर्स एटम, बोहर-बरी स्कीम एंड चैडविक्स डिस्कवरी, ये सारी लाइन से सिस्टमेटिक वे में डिस्कवरीज हम दिखा रहे हैं। लेकिन इन सब से पहले इंडिया में एक महर्षि थे, मतलब साइंटिस्ट तो नहीं थे, महर्षि थे, जिनका नाम था महर्षि कनाद। और महर्षि कनाद जो थे वो थे गुजरात के। हिज रियल नेम वॉज उलुक मुनि, उनका रियल नेम उलुक मुनि था, जो कि कणों का संग्रह कर लेने के कारण कनाद कहलाए। और ये जो है इनने 6th से 4th सेंचुरी में ये अपनी थ्योरी दे दी थी कि हर चीज़ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है और इन कणों को उन्होंने नाम दिया था परमाणु, जिसे हम इंग्लिश में एटम कहा जाता है। और जो कनाद थे वो फील्ड्स में, खेतों में बचा हुआ जो अनाज होता था, जैसे फसल कट जाती है उसके बाद जो बचा हुए अनाज के दाने होते थे उनका संग्रह करते थे और कणों का संग्रह करने के कारण ही इनका नाम पड़ गया कनाद, जो कि बहुत बड़े फिलोसोफर है और सबसे पहले इन्हीं ने एटम के बारे में बताया था। कुछ मॉडल्स हैं जो कि हम सारे मॉडल्स हमें सिस्टमेटिक वे में पढ़ने हैं, बट उससे पहले सर जे थॉमसन ने कैथोड रे डिस्कवरी की और कैथोड रे डिस्कवरी को हम देख लेते हैं, जो कि जे थॉमसन ने की है। इसके लिए उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, कांच की बनी हुई डिस्चार्ज ट्यूब ली, जिसके दोनों एंड्स जो थे वो क्लोज थे और इसके अंदर 2 मेटल के इलेक्ट्रोड लगा दिया। एक लगा दिया पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक नेगेटिव। जो पॉजिटिव था उसको एनोड कहा गया और जो नेगेटिव था उसका कैथोड कहा गया। और इसके अंदर उन्होंने वैक्यूम क्रिएट करने के लिए वैक्यूम पंप लगा दिया गया। जो गैसें थी इस सील ट्यूब में लो प्रेशर एंड हायर वोल्टेज, अप्रॉक्स 10,000 वोल्टेज था, उस पर पार्शियली इवोल्यूटेड करने के बाद भेजी गई। जैसे ही इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया गया तो जो गैसें थी वो गैसें वहाँ पर ट्रैवल करने लगी और ट्रैवल करने से वहाँ पे ई फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हुआ। एक फ्लोरेसेंस, एक चमक दिखाई दी और वहाँ एनोड की तरफ की ओर, मतलब एनोड की तरफ कैथोड से एक लाइन, एक प्रवाह वहाँ पे चालू हो गया और इसी से कहा गया, क्योंकि ऐसी रेज जो एनोड की तरफ जा रही थी कैथोड से, उन्हें कैथोड रेज कहा गया। एनोड तक जो इलेक्ट्रिक करंट थे उसके फ्लो की जांच करने के लिए एनोड के पास, मतलब पीछे जो था वहाँ पर फ्लोरेसेंस ट्यूब जिंक सल्फाइड का पॉलिश कर दिया गया। जिंक सल्फाइड की पॉलिश की हुई सरफेस से जैसे ही रेज टकराती थी तो चमकने लगती। ये सेम वैसा ही होता है जैसे कि टीवी में पिक्चर ट्यूब लगी होती है, वैसे ही सेम इसमें होने लगा और एटम के नेगेटिव चार्ज या कैथोड रेज की डिस्कवरी हुई। अब हम देख लेते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे कैथोड रेज के। फर्स्ट है कैथोड रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेज जो थी वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती थी। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि एक व्हील लगा दिया वहाँ पे। जैसे ही कैथोड रेज आई और व्हील के कारण क्या हुआ कि उस व्हील पे टकरा करके उसने फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस किया और उसकी शैडो जो थी वो पीछे बन गई। तो उससे ये पता चल गया कि कैथोड रेज जो थी वो स्ट्रेट लाइन में हमेशा चलती है।
अगला पॉइंट उन्होंने कहा कैथोड रेज जो है निगेटिव चार्ज कैरी करती है और ये मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो उसके लिए उन्होंने हायर वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया और साथ में क्या किया कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड एक्स्ट्रा लगा दिए, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो। तो कैथोड रेज सीधी आई और आकर के पॉजिटिव साइड की तरफ मुड़ गई, जिससे उन्हें ये पता चला कि ये खुद निगेटिव होती है, इसलिए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ झुक गई। और मैग्नेटिक फील्ड में ये क्या करती है, कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसके लिए यहाँ पे उन्होंने एक मैग्नेटिक फील्ड हॉर्सशू मैग्नेट लगा दिया। डायग्राम में देखिए आप लोग, एक मैग्नेट लगा दिया, जैसे ही कैथोड रेज आई और उससे होकर के गई वो फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे जाकर के डिफ्लेक्ट हो जाती है, एक तरफ जमा हो जाती है, जिससे पता चलता है कि कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। और भी पॉइंट्स है, कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल से बनी होती है। जैसे किसी चीज़ से वो टकराती है तो उसको स्लाइटली गर्म कर देती है, या व्हील से टकराती है तो व्हील को रोटेट कर देती है, तो ये इसका इफेक्ट है। इसके अलावा हीटिंग इफेक्ट ये प्रोड्यूस करती है। कैथोड रेज एक्सरे प्रोड्यूस करती है। अगर किसी भी हैवी मेटल, हार्ड मेटल जैसे टंगस्टन, मॉलिब्डेनम पे इसको भेजा जाए तो ये उनसे टकरा करके एक्सरे प्रोड्यूस करती है। एक्सरेज की डिस्कवरी रॉन्ट्जन ने की है। इसके अलावा ये गैसों को आयोनाइज्ड कर देती है। कैथोड रेज फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करती है, चमक प्रोड्यूस करती है। ये फोटोग्राफिक इफेक्ट शो करती है। इसके अलावा ये पेनिट्रेटिंग पावर भी रखती है। तो ये सारी प्रॉपर्टी है कैथोड रेज की। इसके बाद जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है कैलकुलेशन ऑफ चार्ज मास रेशो। चार्ज मास रेशो के लिए उन्होंने सेम वही कैथोड रे ट्यूब ली और उसी में उन्होंने कुछ चेंजेस कर दिए। और ये चेंजेस आप डायग्राम में देखिए कि एनोड और कैथोड रेज तो लगे हुए हैं, इसके अलावा दो चीज़ें, एक तो हैवी मैग्नेट और हायर वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों को परपेंडिकुलर लगा दिया गया और फ्लोरोसेंट स्क्रीन बनाई गई। तो ये पूरा उन्होंने सेटअप बनाया इस एक्सपेरिमेंट के लिए। और एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने कहा कि जो चार्ज मास रेशियो होता है वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। जो तीन चीज़ें हैं उन पर ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है और उनको इन्होंने डिफ़ाइन किया। हम देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट था कि मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल। जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतना ही ज़्यादा इंटरैक्शन होगा मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड का और उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। तो ये उन्होंने फर्स्ट पॉइंट कहा। सेकेंड पॉइंट था द मास ऑफ पार्टिकल का मास जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। ये सेकंड पॉइंट का जिस पे डिपेंड करता है। और थर्ड था द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाई है उन दोनों का स्ट्रेंथ, ये तीन चीज़ों पर ये पूरा एक्सपेरिमेंट डिपेंड करता था। अब इस डायग्राम को फिर से देखें और उन्होंने क्या किया कि जब भी सिर्फ अकेले इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो जो कैथोड रेज थी वो सीधे जा कर के, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अकेला अप्लाई किया गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट के कारण वो पॉइंट ए पर जाकर के स्ट्राइक करता है, और जब अकेला मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो पॉइंट सी पर जाकर के स्ट्राइक करता है। और दोनों को जब मेंटेन कर लिया जाता है, बराबर अमाउंट में दिया जाता है, तो जो कैथोड रे है वो पॉइंट सी पर जाकर के स्ट्राइक करता है। इन दोनों के मैग्नेटिक और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उन दोनों की मात्रा को सही से नापने के लिए जे थॉमसन ने एक अमाउंट बताया जिससे चार्ज मास रेशो का कैलकुलेशन हो सका। और ये रेशो उन्होंने दिया E/ME इक्वल 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलाम पर kg। और ये इस टाइप से चार्ज मास रेशो का कैलकुलेशन हुआ और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक एंड कमेंट।